इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश लगातार जारी है। भिवानी मंच में एक बार फिर से आपका स्वागत है और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं भिवानी के विकास पर। भिवानी में कितना विकास हो पाया, किस सरकार ने किस तरह से काम किया और अब बेहद जो हंगामेदार ये सेशन रहने वाला है। सबसे पहले आमंत्रित करूंगा भिवानी से बीजेपी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी को, उनके साथ साथ कांग्रेस से जिलाध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी जी, उनका भी स्वागत है। जितेंद्र शर्मा जी, जितेंद्र धारेड़ू जेजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए चौधरी देवीलाल विचार मंच विजय गोठड़ा साहब, उनसे भी आग्रह है वो भी मंच पर आए। और नरेंद्र राज गागड़वास कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, उनसे भी आग्रह है वो भी मंच पर आए। और इनके अलावा अगर बात करूं मैं अशोक बुआनीवाला साहब इंडस्ट्री सेल के चेयरमैन हैं, उनसे भी निवेदन वो भी मंच पर आए। और इस सत्र का संचालन करेंगे वरिष्ठ सहयोगी पराग जी। आप अशोक जी मंच पर आइएगा। ओवर टू यू पराग। बहुत धन्यवाद रवि आपका। देखिए, जैसा कि रवि ने कहा कि ये सत्र बहुत हंगामेदार होने वाला है और इस मंच के जो गेस्ट हैं उन गेस्ट की डेजिग्नेशन से आप समझ सकते हैं ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जनता की समस्याओं का समाधान कितना कर पा रहे हैं लोकल स्तर पर, यह जानना आज बहुत जरूरी है। और आज हम इस सेशन में लोकल मुद्दे उठाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जमीनी स्तर पर काम किस तरीके से हो रहा है, जमीनी स्तर पर काम किस तरीके से हो रहा है और साथ ही भिवानी में जो मुद्दे हैं लोकल स्तर के, उन पर ये राजनेता जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतर पा रहे हैं। तो वीरेंद्र कौशिक जी, शुरुआत में सबसे पहले आपके साथ ही कर रहा हूं। देखिए, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को भरकर मौका यहां की जनता ने दिया है। लोकल स्तर पर समस्याएं जस की तस आखिर क्यों हैं? सड़क, पानी, सड़कों की समस्या, सीवरेज की समस्या, क्या इसमें विपक्ष की गलती है या फिर आप लोगों की व्यवस्था में कोई कमी रह गई है? पहला रिएक्शन आपका। देखिए, सबसे पहले तो जो आपका सवाल है कि सड़कें खराब हैं, ये गलत है। सड़कों सारी की सारी सड़कें अच्छी हैं और बड़े स्पीड से सरकार काम कर रही है। भिवानी शहर के लिए थोड़ी सी हम पब्लिक हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है, सीवर और पानी की जो सप्लाई की व्यवस्था है, वो हमारा पुराना स्ट्रक्चर है भिवानी शहर का। उसके विषय में हम मान सकते हैं कि वहाँ जो पुरानी लाइनें हैं वो बार बार दूषित पानी की वजह, कोई टूटने की वजह से, किसी के कनेक्शन की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। और उसके लिए सरकार ने अभी एडमिन अप्रूव दे दिया है 300 करोड़ रुपए का। 234 करोड़ रुपए भिवानी शहर की जो पाइप लाइनें हैं उनको बदलने का कार्य होगा। और सीवर लाइन जो हमारी खराब है जहां पर, क्योंकि पुराना भिवानी शहर बचा हुआ है, ऊपर नीचे का जो सीवरेज सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए भी हमने व्यवस्था पैसों की है जी। ये पानी की व्यवस्थाएं आने वाले समय के अंदर 6 महीने के अंदर आपको देखने लगेंगे कि लाइनें बदलने का काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रदीप गुलिया साहब, क्या कौशिक जी की बात से संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में अगर कुछ कमियां हैं तो उनको दूर करने में ये जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? और जैसा कि कौशिक जी कह रहे हैं कि सड़कें तो ठीक है यहाँ की, ऐसा कुछ है? आप इत्तेफाक रख रहे हैं उनकी बात से? पराग जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज हरियाणा मंच का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने इतने अहम मुद्दे लेकर भिवानी में ये कार्यक्रम रखा। हमारे भाई वीरेंद्र कौशिक जी भली भांति इस बात से परिचित हैं कि शहर में पीने की पानी की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था, क्योंकि तंग पाके इन्हें खुद भी लोगों के बीच में जाना पड़ा और उन्होंने आश्वासन भी दिया। लेकिन भिवानी के यहाँ लोग सभी बैठे हैं, सभी जानते हैं कि आज भिवानी में हालात ऐसे हैं कि आप नल का पानी, जो वाटर सप्लाई का पानी आता है, वो पी नहीं सकते। मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूं कि इंदौर में जैसे 15 मौतें गंदा पानी पीने से हुई, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन इसी इंतजार में है कि इंदौर जैसा हाल यहां हो। आज एक प्रमुख अखबार में खबर छपी है
कि 6 लाख रुपए के पानी के कैंपर हर रोज भिवानी शहर में मंगवाए जाते हैं। सरकार किस लिए बनती है? सरकार का क्या काम होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये 3 मूलभूत चीजें हैं जो सरकार को सबसे पहले उपलब्ध करानी चाहिए। आज भिवानी में क्या स्थिति है? मैं नहीं, आप किसी आम नागरिक से पूछ लो, पूरे शहर मैं तो में। पूछूंगा सर, जनता बैठी हाँ, यहाँ पर, आप आज मैं जनता से पूछूंगा पूछो। और सबकी हकीकत और सामने आएगी आज। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन कौशिक जी तो ये कह रहे हैं ना सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पे। नहीं, वो कौशिक जी को ठीक लग रहा है, जनता को ठीक नहीं लग रहा। हम भी यहाँ की जनता ही है, हम भी यहाँ का पानी पीते हैं। बहुत जबरदस्त बुरा हाल यहाँ है और भिवानी को बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया है। कोई इसको संभालने वाला नहीं है। विधायक जी कहीं दिखते नहीं है। चलो, ये वीरेंद्र कौशिक जी तो मैंने 1-2 बार अखबारों में देखा, लोगों के बीच में गए, ये भी इनकी अच्छी बात है। लेकिन इनकी अफसरों ने नहीं सुनी या ये करवा नहीं पाए, वो तो वीरेंद्र कौशिक जी बताएं। नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रदीप गुलिया जी। देखो, जो हमारे पास समस्याएं आती हैं, विधायक जी के पास समस्याएं, डिपार्टमेंट के पास आए, कोई व्यक्तिगत रूप से मेरे पास भी आते हैं। विजयनगर में, मान्यान पाना में मैं खुद वहां पे जा करके और लाइन को दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें डिपार्टमेंटली, इसका मेन मकसद, सिर्फ मेन जो मोटिव है ना, मैंने बताया कि बहुत पुराना ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया है और इसको बदलने के लिए 1 साल अरे सर, पहले से कितना लेके- समय चाहिए आपको बदलने के 11 लिए? साल हो गए। एक लंबे वक्त से आपकी सरकार है, अभी भी आप जनता से वक्त मांग रहे हैं। एडमिन अप्रूव अभी आई है और उसके लिए अभी हमें 6 महीने का समय चाहिएगा, जिसके अंदर सारी चीजें दुरुस्त हो ठीक है, जाएंगी। चलिए मैं अशोक बुवानीवाला जी से अब सवाल लेना चाहूंगा। अशोक जी, चूंकि आप इंडस्ट्री सेल से चेयरमैन हैं, कई सारी समस्याएं उद्योग जगत के सामने आती हैं, आपको लग रहा है कि कुछ व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है पिछले 5 से 10 सालों में, और आने वाले वक्त में जिस तरह की बातें हैं भिवानी को और अव्वल बनाने की, उसमें कुछ संभावनाएं आपको भी लग रही हैं, और समस्याएं क्या आ रही हैं मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि कौशिक जी से आज हम पूछेंगे अगर समस्याएं हैं तो उनका समाधान कैसे होगा। अशोक जी, पिछले कई दिनों से मैं देख रहा था कि इंडस्ट्री जो है हमारी यहाँ से पलायन कर रही है। पहले हमारे यहाँ टेक्सटाइल का हब था, उसके बाद प्लास्टिक का हब बन गया, और प्लास्टिक का हब भी आप देखेंगे कि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो है बंद होती जा रही हैं। और उसके बाद उसके पीछे लॉजिक सिर्फ ये है कि जो हमारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे आप सड़क की बात ले लो, चाहे सीवरेज की बात ले लो, चाहे आप बिजली के कनेक्शंस की बात ले लो, बिजली के कनेक्शन मिलते नहीं हैं, मिलेंगे तो फिक्स चार्ज इतना ज़्यादा है। आज एमएसएमई लगा रहे हैं, यहाँ पे छोटी छोटी इंडस्ट्री है, छोटे छोटे लघु उद्योग हैं। एमएसएमई के अंदर क्या होता है कि आपका 10,000, 15,000, 20,000 रुपये का बिल आता है, और 20,000 रुपये के बिल के ऊपर आपका 25,000 रुपये फिक्स चार्ज लग जाता है। जब 25,000 रुपये फिक्स चार्ज लग गया, 20,000 रुपये का बिजली का बिल है, 45,000 रुपये का खर्चा आपका बिजली का पड़ गया। तो यहाँ का इंडस्ट्री ये सोचता है कि भाई मैं जनरेटर चला लूँ बजाय कि बिजली का कनेक्शन लेने की। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं। दूसरा समस्या ये है कि जो छोटे उद्योग हैं, जो करोड़ रुपया या 50 लाख रुपए से शुरू होते हैं, उन उद्योगों में क्या हो रहा है कि आप सब्सिडी रेट के ऊपर ज़मीन उपलब्ध कराने की बात कर रहे थे। अभी यहाँ रूरल एरिया के नाम पे आपने पूरे भिवानी को घोषित करवाने की बात की। पीछे अभी एमपी साहब ने उनकी स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, तो एमपी साहब ने एनसीआर से बाहर निकाल दो, रूरल एरिया इसको अनाउंस कर दो। उसके बाद जो रूरल एरिया के बेनिफिट्स हैं वो दिलवाने की बात हो रही थी, लेकिन वो सारी चीज़ें कागज़ों के अंदर हैं। आज तक भिवानी के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। या एक नया सेक्टर बनाने की बात हो रही थी, ना वो सेक्टर बना। यहाँ के लोगों की ज़मीन एक्वायर कर ली, उस ज़मीनों के पैसे नहीं मिले, मुआवजे नहीं मिले। तो इस तरह की अव्यवस्थाएं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। मैं समझता हूँ कि ये हर तरह से नाकारा साबित हुई है। कोई भी किसी भी क्षेत्र में ये काम करने में असफल है। ठीक है, मैं आऊंगा कौशिक जी, जवाब आपसे लूंगा। मुझे लग रहा है आप उतावली भी हो रहे हैं जवाब देने के लिए। लेकिन विजय गोठरा जी, चूंकि चौधरी देवीलाल विचार मंच से आप हैं, सत्ता पक्ष कहता है कि सब कुछ ठीक है, विपक्ष ये कहता है कि साहब यहां पर विकास नहीं हो रहा है। आखिर सच क्या है? कहां पर आपको सरकार खड़ी हुई नजर आती है? विकास के जो दावे हैं उनमें कितना दम है, या फिर विपक्ष के दावे ही खोखले हैं? मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि बहुत अच्छे मुद्दे को लेके आपने ये डिबेट रखवाई। अभी मैं सुन रहा था, सांसद जी भी बोल के गए हैं, जिला अध्यक्ष जी ने भी बड़ा बखान विकास का
जिले में किया है। ये कहने में तो संकोच नहीं है कि जिले भर में सड़कों की व्यवस्था कुल मिला के ठीक ठाक है। शहर की मैं अंदर की बात करूं तो सड़कों की हालत बहुत बुरी है। सीवर व्यवस्था की बात, पेयजल की बात, अभी जैसे प्रधान जी कह रहे थे, भी विधायक जी के मेरे नोटिस में जहाँ भी चीज़ें आती हैं, अभी थोड़े दिन पहले मैं विधायक जी का ही बयान पढ़ रहा था। विधायक जी खुद ही ये कह रहे थे कि मेरे घर में ही गंदा पानी आता है। तो शिकायत तो जब उनके घर में ही गंदा पानी आता है, ये सच है कि पूरे शहर में और छोटे कस्बों में, बवानी खेड़ा ले लो, शिवानी ले लो, लोहारू ले लो, सारी जगह सीवर और गंदे पेयजल की बात है। अभी सांसद जी बोल के गए थे, आपने सवाल किया था प्रदूषण पे, पर्यावरण पे। एक बड़ा जुमला सा बनाया हुआ है कि चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे भूमिगत जल प्रदूषण हो, सबके लिए किसान को दोषी ठहराया जाता है। जब फोग होती है, धुआं होता है, तो किसान ने पराली जला ली। जब पानी गंदा आता है तो किसान डीएपी यूरिया डाल रहा है। भूमिगत जल स्तर को खराब होने की बात है तो किसान पेस्टिसाइड यूज कर रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूं उन सरकार के प्रतिनिधियों से कि किसान को ये विकल्प, यूरिया और डीएपी का विकल्प सरकार ने कोई दिया है क्या? और सरकार ने किसान को यूरिया और डीएपी डालने के लिए प्रेरित किया। जहां बात करते हैं प्राकृतिक खेती की और प्राकृतिक खाद की, तो ये काम भी तो सरकार को मुहैया कराना है। हमारे ज़िले में ले लो आप, कम से कम 60-65 के करीब गौशालाएँ हैं। कितना गोबर धन उनमें निकलता है, सरकार उनका प्रबंधन करके जैविक खाद बना के किसान को दे, और डीएपी यूरिया से भी काफ़ी सस्ती होती है। ये एक जुमला बनाया हुआ है कि कोई भी समस्या हो उसको किसान के लिए दोषी ठहराया जाता है, बार बार अन्नदाता का अपमान किया जाता है। और बिजली, पानी, सीवर की जो बात कर रहे हैं, विकास की बात तो यहाँ नज़दीक देख लो, इस दीवार के नज़दीक यहाँ हुड्डा का जिम खाना क्लब 15 साल से कंप्लीट होने की बाट जो रहा है, और 15 साल पहले जितना बना था वो भी अब गिर रहा है। तो दूर जाने की जो पोस्ट कॉलोनी है आपके सामने सेक्टर, पूरे सेक्टर में कोई सीवर की व्यवस्था नहीं है, सीवर की कोई डिस्पोजल नहीं है, कहीं भी पानी डिस्पोज ऑफ नहीं होता, सारा सीवरों में पड़ा होता है। रोजाना जल स्तर ऊपर आ रहा है और गंदा जल स्तर वाटर सप्लाई में मिलके लोगों के घरों में सप्लाई हो रहा है। ये वास्तविकता है, कोई ना ये भाषणों की बात है ना कहने की बात है। सरकार के प्रतिनिधि भी अच्छी तरह से इस बात को जानते भी हैं और गंदे पानी से और सीवर व्यवस्था से खुद त्रस्त भी है। स्टेज पे आगे भाषण चाहे कुछ भी दे। लगता है आज वीरेंद्र कौशिक जी को घेरने की सारे लोग रणनीति बनाकर आए हैं। खैर, नरेंद्र राज गागड़बाज जी, विपक्ष के पास कोई अपना विजन है या सिर्फ आरोप लगाने हैं? क्योंकि आज कौशिक जी को घेरने का काम तो आप सब लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों को मौका मिला, या फिर एक कांग्रेस के विधायक तो आपके भी हैं एक विधानसभा सीट से, तो आप लोग क्या कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में? आप लोगों की रणनीति क्या है? कम से कम आप बता पाएं कि साहब हमने ये किया तो आप भी ये करिए ताकि बेहतर कुछ हो पाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज का स्वागत करता हूं कि अहम मुद्दे के ऊपर आपने जो ये डिबेट बुलाई। दूसरा, सड़क, पानी, बिजली, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इनकी बातें तो सभी सीनियर साथियों ने बता दी है। मैं तो आपका आज जो हरियाणा प्रदेश है उसकी 65% से ज्यादा आबादी युवाओं की, मैं आपका ध्यान उसकी तरफ ले जाना चाहता हूं। और आज हरियाणा में बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि हर गांव में 20-20, 30-30, 40-40 लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। आज हरियाणा के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो एचपीएससी का चेयरमैन है हरियाणा का, वो हरियाणा का ना होकर बिहार का है, जबकि देश में 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में केवल मात्र हरियाणा एक ऐसा है जिसका एचपीएससी का चेयरमैन बाहर का है, बिहार का है। मेरा पहला सवाल तो ये है कौशिक साहब से कि हरियाणा के अंदर एचपीएससी का चेयरमैन हरियाणा का होना चाहिए, न कि बिहार का। दूसरा, एचपीएससी के चेयरमैन ने पीछे जो असिस्टेंट इंग्लिश प्रोफेसर की भर्ती हुई थी, जब वो बच्चे उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि हरियाणा की यूनिवर्सिटी के अंदर तो माहौल नहीं है, आपके लेक्चरर प्रोफेसर पढ़ाते नहीं है, आपको कुछ लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। इतने बड़े बड़े आरोप उन्होंने हरियाणा के युवाओं के ऊपर एचपीएससी के चेयरमैन ने लगाए, जबकि हरियाणा के बच्चे तो यूपीएससी में भी टॉप करते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं सूर्यकांत जी, वो भी हरियाणा की यूनिवर्सिटियों में पढ़ के वहां बैठे हैं। तो ये आरोप लगाना मुझे लगता है कि बहुत ही बेबुनियाद है। दूसरा, आज हरियाणा में जितनी भी नौकरियां लग रही हैं, 60 से 80% नौकरियां बाहर के युवाओं को दी जा रही है, जिनके ऊपर हरियाणा के युवाओं का हक है। तो हरियाणा का युवा कहां जाएगा? अगर हरियाणा की नौकरियों में बाहर के युवा नौकरी लगेंगे तो हरियाणा का बेरोजगार कहां जाएगा? तो मुझे लगता है कि हरियाणा के साथ बहुत बड़ा
हरियाणा के युवाओं के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, ये बहुत बड़ा धोखा है। और मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता आने वाले समय में जब युवा सड़कों पर आएगा तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। कौशिक जी, विकास की जब बात होती है तब हम निवेश का जिक्र करते हैं और निवेश के लिए सरकार कोशिश तो खूब कर रही है। आपको लग रहा है कि निवेश धरातल पर उतर रहा है? क्योंकि अगर निवेश नहीं होगा तो फिर युवाओं के लिए रोजगार डेवलपमेंट की आप बात करते हैं वो सब खोखले हो जाएंगे आपके वादे। और आपके जो विरोधी साथी हैं वो ये कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, हरियाणा के युवाओं को बाहर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है और आप लोग बाहर के युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। आप लोग जो कह रहे थे कि हरियाणा के युवाओं को हम तवज्जो देंगे रोजगार में, वो कितना कारगर साबित हो पा रहा है धरातल पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं, मेरे साथी बैठे हैं अशोक जी का, एक दो इंडस्ट्री के बारे में बात बताई थी इन्होंने कि इंडस्ट्री का माहौल यहाँ अच्छा है, ट्रांसपोर्ट जोन के साथ में लगती ज़मीन एक्वायर भी की गई है और यहाँ पे ये प्लान स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर लो जोन है, उनको भी इनवाइट किया गया है कि इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए, इंडस्ट्री के लिए मास्टर प्लान यहाँ का 2035 का तैयार होने लग रहा है, शायद 6 महीने के अंदर अप्रूव भी हो जाएगा। इसके बाद में जैसे इन्होंने कहा कि बिजली वगैरह की सुविधा के लिए जो फिक्स चार्ज हैं, फिक्स चार्ज तो जब लिए जाते हैं कि जब कितने किलोवाट का कोई कनेक्शन लेता है तो उसको पता होता है ऑलरेडी कि उसका फिक्स चार्ज इतना आएगा। कम का ले लिया, अगर कम बिजली का बिल लेना है तो कम का कर लेंगे तो कम हो जाएगा। और गोठड़ा जी की मैं बात बता दूं, उनका उत्तर दे देता हूं कि वो किसानों के ऊपर उन्होंने बात बताई कि धर्मवीर जी ने बात रखी डीएपी यूरिया की, तो उन्होंने कहा कि भाई किसानों के ऊपर थोप देते हैं। थोपते नहीं है, किसानों का एक सुझाव है, ये मंच का माध्यम होता है, राजनीति, न्यूज मीडिया हमारा एक माध्यम है। चाहे हम भाषण करते वक्त भी ये चीजें रखते हैं कि जब जहां से नीचे से कोई चीज निकल के आती है, आवाज आती है, तो सरकार उसके ऊपर इंप्लीमेंट करती है, सरकार उस पर फोकस भी रखती है नई चीजें करने के लिए। लेकिन विपक्ष उस चीज को, जैसे हम पहले 3 कानून लेके आए थे तो उसका किसी को ये नहीं पता, जो आंदोलन के अंदर बैठे थे, कि मुद्दा क्या है, पता नहीं, जमीन खुस जाएगी हमारी। तो ऐसे ही अगर आप लोग भी सहमत हों तो ये जो यूरिया वाली बात है, डीएपी वाली बात है, इसको खत्म करने के लिए विपक्ष भी अगर ये कहे कि हम इसका समर्थन करते हैं तो ये मुद्दा हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद और सभी मिल करके इसके एक आवाज में उठाएंगे। और जो, क्योंकि ये तो सबके लिए है, पूरे देश के नागरिकों के लिए है, जो जहर हम खाने लग रहे हैं, उस जहर से बचाव के लिए एक आवाज के अंदर बोलेंगे तो कोई फिर खतरा नहीं होता। क्योंकि किसान एक अन्नदाता है और मेन हमारी कड़ी है पूरे देश की, उसको लिए हम फायदे की चीज भी करते हैं तो विपक्ष उनको बरगलाने की कोशिश करता है। तो उनको छेड़ते वक्त सोचना पड़ता है कि अगर उनकी भलाई के लिए भी कोई चीज हम कर रहे हैं। ये तो आपकी नाकामी हो गई ना कौशिक जी। अगर विपक्ष किसानों को बरगला रहा है तो आप लोग क्या कर रहे हैं किसानों को समझाने के लिए? इसका मतलब आपकी योजनाएं कमजोर हैं, विपक्ष इतना मजबूत हो रहा है कि बरगला दे रहा है किसानों को, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने सारी चीजें समझा करके, हमने सारी चीजों को समझाया। और दिल्ली के जो सराउंडिंग, हमारा जो विपक्ष के, जो दिल्ली के सराउंडिंग जो हमारा विपक्ष था, जो हमने वहां पर रास्ता रोक लिया, किसानों को इतना फायदा होने वाला था उन कानूनों से। तो इस प्रकार की बात विपक्ष का, क्योंकि जब जो जन हित के जो मुद्दे होते हैं, जो हमारी स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको लेकर हमें साथ चलना पड़ता है। और जिस प्रकार से युवाओं के लिए बात की, नौकरी की, गागड़वास जी ने, तो मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा साथ साथ में कि एक माहौल सरकार को बनाना पड़ता है, एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण देश का होगा ना चेयरमैन, तो हरियाणा प्रदेश का है। हरियाणा प्रदेश में कौन से कानून होना चाहिए ना? ये आईएएस अफसर जितने हमारे यहाँ पर बैठे हैं, आईपीएस आते हैं, कैडर दिया जाता है, बाहर का आदमी आके नौकरी नहीं कर सकता यहाँ पे। पूरा देश एक है। एसपीएससी थोड़ा सा एक मिनट रुकिए। राज्य में क्या हरियाणा अकेला है जिसमें चीफ कौन से कानून के अंदर लिखा हुआ है कि अपने देश का नागरिक किसी प्रदेश के अंदर नौकरी नहीं कर सकता? इस कानून कौन से कानून में लिखा है? अच्छा चलिए रुकिए सर, अरे रुक जाइए, एक एक करके चर्चा करते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं ताकि आप लोग जो बोल रहे हैं वो लोग समझ पाए। रुकिए, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। कहीं पर भी नौकरी कर सकता है। बना देंगे आप?
हरियाणा के अंदर बाहर का मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? तो वोट होना चाहिए, एचपीएससी का चेयरमैन कैसे बना? वोट होना चाहिए, वोट का हरियाणा का अधिकार तो है। मुख्यमंत्री चलिए ठीक है, हो गया बस, रुक जाइए आप अपने थोड़ा सा रुकिए प्लीज संविधान प्लीज, अपने- मेरा निवेदन है आप अपने लोगों से, एचपीएससी का मेरा निवेदन है, थोड़ा सा रुक के जाइए, अंदर थोड़ा सा वोट रुकिए का- सर, वोट होना चाहिए, सर थोड़ा सा मुख्यमंत्री रुकिए वही प्लीज, नहीं। कौशिक जी एक मिनट, थोड़ा वोट सा होना रुकिए, चाहिए, थोड़ा सा रुकिए सर, मुख्यमंत्री मैं वही लौटूंगा बनता मैं है। लौटूंगा मैं सर, ये लौटूंगा, खुद कह रहे हैं अभी कि सर का नंबर नहीं मुख्यमंत्री आया, नहीं बना अभी सर का सकते, नंबर नहीं HPSC आया, का मैंने कहा है ठीक है, कि जिसका ठीक है, वोट होगा, ठीक है, जो नागरिक चलिए होता है, उसका मैं वोट आऊंगा, होना मैं लौट कर आऊंगा, मैं लौट कर आऊंगा, एक हो मिनट सर जाएगी प्लीज, देश अभी का सर का नागरिक नंबर नहीं कहीं आया, भी हो एक सकता मिनट, एक मिनट रुक जाइए, सर का नंबर नहीं आया सर, एक बार सवाल आपसे है, पहले अपना एक बार आप परिचय दे दीजिए। मैं सबसे पहले इंडिया न्यूज़ हरियाणा का धन्यवाद करता हूं कि इस छोटी काशी के मुद्दे उठाने के लिए आपने ये मंच तैयार किया। मैं जितेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी। जिस प्रकार से सभी मेरे से पूर्व साथियों ने अपने अपने मुद्दे और अपने अपने विचार रख रहा है, मैं सबसे पहले जिस प्रकार से आज इस देश प्रदेश और भिवानी के अंदर 3 इंजन की सरकार है, यहाँ पर भी नगर परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे हरियाणा में भी और केंद्र में भी। मैं मुद्दे पे आता हूँ, भिवानी की बात चल रही है और भिवानी में जिस प्रकार से आप भिवानी की जनता बैठी है, भिवानी के अंदर कहीं भी स्वच्छता आपको दिखाई नहीं देगी, कहीं भी सफाई नहीं है। अशोक भाई जहां इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, आप उन इंडस्ट्रियों के बैक साइड में जाकर के देख सकते हो कितने कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। 4 साल तक तो आप भी रहते सरकार में, मलाई खाते रहे, हमने मलाई खाने सरकार का अब जनता को, अब एक मिनट हमने रुकिए। मलाई खाने का काम नहीं किया, हमने व्यवस्था को लागू करवाने का काम किया। हम जब तक इनके साथ थे, हमने पूर्ण रूप से, हमारे उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी ने व्यवस्था को लागू करवाने का काम किया। जिस प्रकार से मैं बात आ रहा हूं बिजली की, पानी की, आज पूरे भिवानी के अंदर आदरणीय विजय गोठड़ा जी कह रहे थे, विधायक जी ने स्वयं माना है कि मेरे घर के अंदर गंदा पानी आता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, इस भिवानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण के अंदर ऐसे ऐसे गांव हैं जो डेली 500 हजार रुपए एक एक टैंकर के दे करके एक एक घर के अंदर पानी जाता है। आप औरंगाबाद का इतिहास उठा करके देख सकते हो, आप 7 लगते कोट का, आप पूर्णपुरा का, उमरावत का, इन गांव के अंदर सभी पानी खरीद करके पीने का काम कर रहे हैं। जब बिजली नहीं, पानी नहीं और हमारे सफाई नहीं और हमारे युवाओं को रोजगार नहीं। सबसे बड़ा घोटाला जिस प्रकार से भाई कहने से चूक गया, अपने शिक्षा बोर्ड के अंदर एस्टेट परीक्षा का हुआ है। आज जिस प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, पूर्व में इन्होंने एक ढिंडोरा पीटने का काम किया कि हमने 25,000 युवाओं को रोजगार दिया है। 25,000 युवाओं को रोजगार नहीं मिला, 12,000 युवाओं को इन्होंने ज्वाइन करवाने का काम किया। बाकी बचे वेटिंग की लिस्ट की बाट जो रहे हैं। आज हमारे युवा पथभ्रष्ट हो रहे हैं, सरकार रोजगार देने का काम दुष्यंत नहीं कर चौटाला रही। ने क्या किया युवाओं के लिए जब आप लोग सरकार में थे? जननायक जनता पार्टी ने तमाम सारे वादे किए थे, सरकार में रहकर कुछ आप अपने वादों को पूरा कर पाए? युवाओं को लेकर खास तौर पर, चूंकि युवाओं के दिल की धड़कन अपने आप को दुष्यंत चौटाला बता रहे थे, उनके फॉलोअर बता रहे थे, लेकिन उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया? हमने सबसे पहले युवाओं से वादा किया था, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हरियाणा प्रदेश के 75% युवाओं को, लेकिन अब तो आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल पा रही है। लागू करवाने का काम किया, लेकिन वो कोर्ट में चल लेकिन रहा है। आपके साथी तो बगल में बैठकर आरोप लगा रहे हैं सर, नौकरी नहीं मिल रही है हरियाणा के युवाओं को। होगी और युवाओं के लिए वो साबित होगा। लेकिन आपके साथी तो बगल में बैठकर आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। आपने कहा कि हमने इसको लागू करवाने का काम किया जब हम लोग सरकार में थे, अब आप लोग बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। 75% युवाओं को प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमने कानून लाने का काम किया और न्यायालय के अंदर विचाराधीन है और युवाओं के लिए एक अमृत साबित होगा। इन लोग की तरफ से सुनील लांबा जी भी आए हुए हैं जी, उनको भी डिबेट में शामिल कर ले। ठीक है, मैं कौशिक जी, 75% रोजगार युवाओं को हरियाणा के मिले, ये एक बड़ा मुद्दा रहा जेजेपी का, और इस पर वो अब भी बात करते हैं खुलकर और ये कहते हैं कि साहब हमने इसको लागू करवाया, लेकिन आप लोग इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं इसको। ऐसा है, युवाओं के लिए हमारे, मैं वही बात करने लग रहा था, आपको वो बात बीच में कट गई, एचपीएससी पर चली गई बात।
जवाब तो दो सर। जवाब दे दिया, देश का नागरिक अपने देश एसपीएससी में के कहीं भी काम चेयरमैन कर का सकता है। बयान के लिए अधिकार नहीं है प्रधान जी, और बात कर लो। अपनी बात रखें, एक एक करके हम please। अपने राष्ट्र की प्रधान जी ने यह कहना चाहिए कि एसपीएससी का चेयरमैन मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं कहीं भी आता। देश नहीं, में देखिए, कोई भी एक काम कर मिनट, सकता एक है। मिनट रुकिए सर। अरे रुकिए, ऐसे जवाब तो नहीं मिल पाएगा, कहीं भी काम ऐसे कर जवाब सकता तो है। नहीं मिल पाएगा ना। एक मिनट रुकिए, रुक जाइए ये सर। कोई इनको ये कह के पल्ला झाड़ना चाहिए कि मेरे अधिकार रुकिए, क्षेत्र में नहीं रुकिए, आता। जिले की बात कर लो, प्लीज, जिले मैं की। निवेदन सभी से कर रहा हूं, अगर सब लोग बोलेंगे तो जवाब नहीं मिल पाएगा। आप लोग जवाब चाह रहे हैं ना, तो जवाब और देने दीजिए, एक एक मैंने- करके बात भाई रखिए। साहब, मैंने रवि जी से जो उन्हें निवेदन किया था 11 बजे में 5 मिनट पे मैं निकलूंगा, मीटिंग है हमारी, और वो उन्हीं के फोन बजने लग रहे हैं। चलो, धड़ाधड़। 5 और मिनट बीच में अगर मीटिंग में उठ के चले गया तो नु कह देंगे जिला अध्यक्ष उठ के हाँ, चले ये गया। कह देंगे, जाने नहीं देंगे वैसे। इसलिए आपको पहले जाने नहीं मेरे देंगे। से जो पूछना है ना, आप प्रदीप जी पूछ लो। अब शहर की बात कर लेते हैं एक बार प्रधान जी। चलिए, शहर देखिए, बताइए क्या समस्या है डेवलपमेंट की शहर बात में? होनी चाहिए। हाँ। कांग्रेस की सरकार 10 साल हरियाणा में रही, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। मैं भिवानी शहर की बात कर रहा हूं, कहीं बाहर नहीं जा रहा। खड़क से आगे तक सड़क ही नहीं थी उस एक मिनट टाइम। रुको तो एक मिनट, पूरा तो हो लेना फिर बोलियो। भिवानी में सिर्फ एक पुल होता था, चौधरी बंसीलाल ने बनाया था। हुड्डा साहब ने पुल बनाए। उसके अलावा शहर में घूमने के लिए सिर्फ एक पार्क होता था, नेहरू पार्क। 3 नए पार्क चौधरी बंसीलाल जी के नाम से और बनारसी दास गुप्ता जी के नाम से, और शहर के बीच में ठाकुर बीर सिंह जी के नाम से पार्क बनाया। इसके अलावा जब हम पढ़ाई की बात करें, शिक्षा की बात करें, शहर में लड़कियों के लिए कॉलेज कांग्रेस की सरकार में बनाया, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया। शहर में सिर्फ एक पानी की डिग्गी होती थी, बहुत पुरानी, चिड़ियाघर के पास। 2 नई पानी की डिग्गियों का बनाकर शहर की पानी की व्यवस्था के लिए एक डाबर में बनाई, एक निनाण के पास बनाई। आप इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? आप 11 साल से सरकार में हैं, एक ईंट आपने कहीं भिवानी में लगाई हो? खुला मंच आप बताइए वीरेंद्र कौशिक जी। एक तो यहाँ बराबर में नहीं, इसका बीपीएस के आड़े लगा दी ईंट। तो एक ये जिमखाना क्लब हमने शुरू करा था, नहीं, गर्ल्स ये खंडर पड़ा जो है, एक स्कूल बना ये दिया खंडर बराबर पड़ा है में, भाई साहब। स्कूल बना रखे रे बराबर में। हमने मेडिकल कॉलेज पास करवाया, यूनिवर्सिटी पास करवाई। क्या हालत आज? पास मेडिकल कॉलेज में है कोई पास डॉक्टर? करवाने के बाद कोई डॉक्टर है वहाँ? कितने दिन कागज धरे रहे? क्या बात? चलिए ठीक है, मैं एक सवाल रशिया अशोक जी किसने से, एक मिनट, दिए? ठीक है सरकार सर, ने किसने ठीक है। इम्प्लीमेंट क्या दिया? किया? फिर कहाँ शुरू हो गया? एक डॉक्टर भी यूनिवर्सिटी किसने मेडिकल बनाई? आज आपकी अगर भिवानी मेडिकल कॉलेज में का किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए, किसने मेडिकल भिवानी में कॉलेज उसका बनाया? इलाज नहीं है, और उसको ये या जो तो हिसार जाना रोड, ये पड़ेगा जो रोड या उसको रथ तक जाना बनाए, पड़ेगा। ये किसने बना दिए? ये सुनो मेरी बात, ये- आप पल्ला नहीं झाड़ ठीक है, सकते पल्ला वीरेंद्र नहीं, जी। चलिए एक मैं सवाल तो अशोक आप जी से, एक बताइए मिनट, आपने ठीक भिवानी है। में क्या बनाया? एक चीज बताइए। कांग्रेस का सबसे मोटा रोड़ा एक है। कांग्रेस का वर्कर इस तरह बात करेगा, एक काम गिना दो भाई, तो गिनाओ ना आप। एक काम मैंने मैंने आपको दोनों कोई है। गिनाया। आपने नहीं, ईंट बनाया। का आपने ईंट का लड़कियों जिक्र के किया लिए ना, कॉलेज बनाया, मैं तो पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया। सुन तो लो, लेकिन अरे आप बताइए ना। यूनिवर्सिटी बना दी, मेडिकल कॉलेज बना दिया, आपके बराबर में कन्या स्कूल बना दिया, और इसके अलावा सारे के सारे जितने काम यहाँ पर हुए पुराना हैं, कांग्रेसी है, सारे के वैसे सारे हमारा रोड भाई है। डेवलपमेंट जितनी भी हैं, ये ठीक है। बाईपास बना ठीक दिए, है। ये घूम घूम कर देखने वाले किसने बना दिए? ये ठीक है, इस तरह की बात करते हैं ठीक है अशोक जी, ठीक है अशोक जी, ठीक है। सारे के सारे देखिए, शहर में अरे विकास थोड़ा उद्योग की भी बात कर ये- लीजिए, थोड़ा उद्योग की भी बात कर लेते हैं। ये तो अशोक पुल जी, बना दिया, क्या जो क्या तो- संभावनाएं जो आपको पुल लग किसने रही बना हैं? दिया, किसने क्या कॉलोनी क्या- बना ठीक दिया, है पुल? सर, ठीक है, क्या संभावनाएं और हैं, क्या होना चाहिए, और मदद कितनी सरकार से मिल रही? क्योंकि नहीं। आरोप जो है विपक्ष के साथ ये लगा रहे हैं कि हरियाणा के विकास की जब आप बात करते हैं तो भिवानी का विकास क्यों नहीं हो रहा है? वीरेंद्र कौशिक जी जो विकास की बात कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि भी रोड तोड़ के लॉकिंग टाइल लगा दी, और उस लॉकिंग टाइल का एक एक टाइल का कमीशन किस किस के पास गया, वो उसका यानी हिसाब भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं आप? उसका हिसाब आप किताब भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? इनका जो चेयरमैन था, ये कांग्रेस के राज में हुआ करता जी का। इनका बीजेपी का चेयरमैन, ये गलत बात, कई देखो करोड़ आपने अपनी रुपए बात का ध्यान ईडी का में, मुकदमा चल ये रहा है गलत उसके बात है। यहाँ तो एक एक रोड टाइल के ऊपर आपने लॉकिंग टाइल लगा दी, पूरा भिवानी तोड़ के। आप देखिए इसका मतलब नया बनाने लग रहे हैं। एक तो यह बात कबूल कर रहे हैं कि वो नया बनाने लग सड़क रहे हैं। तोड़ के लॉकिंग टाइल लगा दी और एक किसी आदमी को फायदा पहुंचा दिया। ये विकास किया इन्होंने, नहीं, किसी आदमी के जेब का विकास किया, भिवानी का विकास नहीं किया। हाँ, ठीक तो है। दूसरी बात रही इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री में जो बात ये कह रहे हैं, एक भी बात अगर सच्ची हो तो ये सारी दुनिया बैठी है, आपके सामने उद्योगपति भी बैठे हैं। भिवानी की इंडस्ट्री में अभी पिछले दिनों एक छोटी सी इंडस्ट्री में आग लग गई।
दमकल तक नहीं है भिवानी के अंदर। इतनी बुरी स्थिति है, इतनी बुरी हालत है। ठीक है, दमकल भी ठीक है, दादरी से बुलानी पड़ी। ठीक है सर, दादरी नरेंद्र से जी, आके ठीक है, दमकल ना ठीक है, हो गया। नरेंद्र जी एक सवाल सुन लीजिए पहले, और मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा सर, आप अपनी मीटिंग में जाइएगा, लेकिन एक मिनट, उसके बाद आप 1 मिनट रुक जाइए, एक करके जवाब दीजिए, मेरा निवेदन है। कौशिक जी थोड़ा सा रुकिए प्लीज, बहुत जल्दी हम वाइंड अप करें। मेरा क्या पोजीशन है, बार के अंदर वो उद्घाटन करना है, मंत्री जी सांसद जी वहां 11 बजे राइट टाइम था। ठीक है सर, एक नरेंद्र जी से आखिरी सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं। एक सवाल मेरा है सर, सवाल तो मुझे पूछिए, सवाल तो मुझे क्या हमारी पत्रकारिता भी स्वतंत्र है क्या? स्वतंत्र हम इतने स्वतंत्र होकर मंच पर सवाल पूछ रहा है पत्रकार, तो आपको नजर नहीं आ रहा है? डिबेट नहीं, मेरे को 9:30 बजे बुलाया था इन्होंने, ठीक है, और 9:30 बजे आके बैठ गया नरेंद्र था। 1 मिनट रुकिए सर, और 9:30 बजे 10:30 तक तैयार था, लेट ये करने लग रहे, मैं फंस मैं रहा हूँ वहाँ पे। मीटिंग से ज्यादा जरूरी सवालों के जवाब देना है वीरेंद्र जी। मैं यही पूछना चाहता हूँ, आप लोग को चर्चा कर रही है, मैं उधर जाता हूँ सर, आप लोग खुद ही चर्चा कर लीजिए प्लीज, निवेदन कर रहा हूँ मैं आपसे, एक एक करके बोलिए, बहुत जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ मैं। नरेंद्र जी सवाल मेरा ये है, रुक जाइए सर, सवाल मेरा ये है, प्लीज कौशिक जी, मेरा निवेदन है। देखो अब उतने 2 मिनट का समय कौशिक जी को जाना, मैं एक मुद्दा बोल देता हूँ, बताते कि फ्री जाएंगे। चलिए, आज देश के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है मनरेगा का, जो गरीब परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी था। आज बीजेपी उसको खत्म करके पहली बात उसका नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज करने से बीजेपी के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर वो नाम चेंज करती है? वो चलिए बहुत जल्दी से है, ऐसा है, ये हमारा उसका नाम क्या रखा है? दूसरा इन्होंने जो बजट था, जो फंड था, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लेते हैं, विकसित भारत है, जवाब सुन लेते हैं। विकसित भारत है। अरे सरकार तो हमारी तो है, स्टेट में भी हमारी रुपये हमने देने हैं, और कौन देगा? स्टेट में आप लोग क्यों चिंता कर रहे हो? कांग्रेस की सरकार की तो है नहीं, कांग्रेस की चिंता किस तरह करनी है? लोग पंजीकृत हुए थे। कांग्रेस की सरकार का चिंता तो हिमाचल प्रदेश में कर लो, तुम एक का तो सरकार ले रहे हो छोटी मोटी की। सुनो मेरी बात, बात ऐसी है, ये नहीं, एक मिनट अशोक जी, मेरी भी सिचुएशन सुन लो, बड़ा परेशानी हो रही है मैंने। एक सिचुएशन है, सिर्फ विकसित भारत का नाम हमने इसलिए जोड़ा है क्योंकि पहले मिट्टी का काम करते थे मनरेगा में, मैक्सिमम पंचायतों के अंदर मिट्टी का काम होता था। अब स्ट्रक्चर के लिए, पानी निकालने के लिए, रोड बनाने के लिए विकसित भारत इसलिए नाम जोड़ा है कि 2047 का संकल्प जो लिया है उसके साथ मजदूर वर्ग को जोड़ दिया जाए, ये कल्पना है। और बजट क्यों घटा दिया सेंटर का? ठीक है, बजट किस लिए घटा दिया? मैं इस सब को यही समाप्त कर रहा हूं। अब आपने 60% सरकार को शिकायत करनी चाहिए, सरकार तो साथ खड़ी है स्टेट की। भिवानी की जनता जब यहाँ पर बैठी है तो सवाल कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन एक समय का दायरा होता है। सवाल यह भी है विपक्ष से कि अगर तमाम सारे मुद्दे विपक्ष के नेता उठा रहे हैं तो उन मुद्दों को सरकार के कानों में डालने के लिए सड़कों पर कितना उतर पा रहे हैं? सिर्फ सोशल मीडिया पर आज रील्स की राजनीति हो रही है। सवाल सरकार से भी यह है कि जो वादे किए जा रहे हैं धरातल पर क्या उतर पा रहे हैं? भिवानी के विकास को लेकर इस मंच से लगातार सवाल उठाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, आप बने रहिएगा। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, आप लोग मंच पर आए प्लीज। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारा हो गया ना ये सेशन, थैंक यू।